हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आप इसे एक प्रैक्टिस सेट के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है तो आपने जितना भी सीखा हो या फिर जितना ही पढ़ा हो उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। अब नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति में परिवर्तन से, या फिर व्यवहार में परिवर्तन से, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अनुभूति में परिवर्तन से। तो सीखने से तात्पर्य होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश का बीज बोता है। उनमें के बाद यहाँ पे डैश होगा का बीज बोता है। अब प्रेरणा का बीज बोता है, या फिर भौतिक संरचना का बीज बोता है, या फिर सामाजिकरण का बीज बोता है, या फिर वातावरण का बीज बोता है। तो यहाँ पे जो स्कूल होता है वो शिक्षा ही नहीं मात्र बच्चों को प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, या फिर अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, या फिर स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवंशीकरण करने पर। तो सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है कि वह स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवंशीकरण करे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षा विधियों का, या फिर सीखने में वयस्कों द्वारा किए गया अस्थायी सहयोग। तो यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग होता है, जो कि वाइगोवस्की द्वारा सिद्धांत दिया गया है, जिसे हिंदी में पार बांधना या ढांचा बनाना भी कहते हैं। तो यह सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। जहाँ पे हमसे नहीं पूछा है जाता है विशेषता नहीं है, या फिर यह ऑप्शन जो सही नहीं होगा वो हमें बताना होता है, वहाँ पे हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हम भूल जाते हैं कभी कभी। तो ऑप्शन 1, शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ये तो आवश्यकता है एक समावेशी कक्षा की। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ऐसा नहीं है कि जो समावेशी कक्षा होगी उसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छे होंगे बस उन्हीं को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वही विशेषता नहीं है, और जो नहीं है हमसे वही पूछा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, हाँ समावेशी शिक्षा की यह विशेषता है। वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये भी विशेषता होती है। तो जो विशेषता नहीं है वो है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है समवर्ती वैधता, या फिर रचनात्मक वैधता, या फिर भविष्यवाची वैधता, या फिर अभिसारी वैधता। अगर हम सैद्धांतिक गुणों को मापना चाहते हैं किसी परीक्षण से तो वह वैधता जो होती है वो कहलाती है अभिसारी वैधता, जिसके लिए
सारे बच्चों के लिए हम क्वेश्चंस समान रखेंगे और वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और उनका आंसर जो होता है वो एक ही होता है, जिसे क्या कहते हैं, अवसारी वैधता। जैसे रामायण की रचना किसने की, तो वाल्मीकि ने की। इसमें हम अलग अलग प्रकार के उत्तर नहीं दे सकते, बस एक ही उत्तर होगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, हमें ये बताना है कौन सी अवस्था होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो बच्चा पहचान ही जाता है वस्तुओं को अच्छी तरीके से। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे जो वस्तुओं का स्कीमा होता है वो बनना बिगड़ना चालू होता है। जो बच्चा होता है, जब तक उसके सामने कोई चीज़ होती है वह उस वस्तु को तभी तक याद रख पाता है, लेकिन अगर बच्चे के सामने से वह हम वस्तु हटा देंगे तो बच्चा वह चीज़ भूल जाता है। तो जो वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है वो होती है अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अगर बच्चे के सामने बॉल है तो अगर हम बॉल हटा देंगे तो वो भूल जाएगा, लेकिन अगर बच्चा इस स्टेज में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और उसके हाथ में बॉल है, अगर हम हटा देंगे तो वो रोएगा कि बॉल कहाँ गई। तो यहाँ पे वो वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है तथा व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं, मानसिक संक्रिया कहलाती है, या फिर स्कीमा, या फिर विकेंद्रन, या फिर स्कीमा। यहाँ पे स्कीमा 2 बार हो गया है, फिर भी जो ऑप्शन सही होगा वो स्कीमा ही सही होगा, क्योंकि बच्चे ने स्कूल ड्रेस, जूता और किताबें वो पर डे की तरह लेता है स्कूल जाते समय, तो उसने ये सब चीज़ें अपनी स्कीमा में धारण कर ली हैं। तो यहाँ पे चौथा या तीसरा ऑप्शन सही होगा, मतलब स्कीमा जो है वही सही होगा, बाकी जो भी ऑप्शन में होगा वो हम काट देंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या फिर अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वो है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना बच्चों को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी उन्हें कोचिंग, व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या फिर विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 10, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, या फिर यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, या फिर यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, या फिर यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों के उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो जो भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है वह है यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, तभी जो होती है वह भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही
या फिर बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकरण करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, या फिर बहुआयामी चिंतन, या फिर जटिल चिंतन, या फिर संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। तो हम जो बच्चा बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है चीज़ों को, बहुआयामी चिंतन तो होगा नहीं, जटिल चिंतन भी नहीं होगा, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, नगण्य चिंतन। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अर्धविभाजित जांच, पुनः जांच पद्धति, या फिर समतुल्यता प्रकार, या फिर वैकल्पिक प्रकार। तो यहाँ पे जो विश्वसनीयता का पता लगाया जाएगा, परीक्षणों की डैश के बाद विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है, वो होगा अर्धविभाजित। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13, जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है आलोचनात्मक, या फिर नियंत्रित, या फिर छलात्मक, या फिर अप्रासंगिक। तो जब शिक्षक शिक्षार्थी से ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो शिक्षार्थी है वो अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो यह एक नियंत्रित क्वेश्चन होगा, नियंत्रित प्रश्न होगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, या फिर वांछित सामाजिक परिवर्तन, या फिर सार्वभौमिक शिक्षा। तो अगर हमें सामाजिक बुराइयों का न्यूनीकरण करना है, सामाजिक बुराइयों को कम करना है, तो हम सार्वभौमिक शिक्षा को प्रभावी माध्यम मानेंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो जो सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रहते हैं, या फिर इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, या फिर दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, या फिर इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो जो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में सही होगा वह है, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो यह प्रजातांत्रिक पर्यावरण की एक प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, फिर भी हम दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, या फिर
शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन या फिर शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो हमें जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है वही हमें बताना है। तो यहाँ पे बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में ही स्वस्थ आदतों का विकास, अभिव्यक्तियों का विकास भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। वह बुद्धि है या फिर अनुशासन या फिर मानसिक मंदता या फिर निर्देशन। तो बुद्धि जो होती है एक सार्वजनिक क्षमता होती है इसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या फिर अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या फिर ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या इन सभी द्वारा होती है। तो जो स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया है वह अनुक्रिया है कि यह स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं या फिर शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है या फिर छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है या फिर शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर भी शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे 30 ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। तो यह कथन किसका है? क्रो का, स्किनर का, हीली का या फिर वुडवर्थ का? तो यह कथन जो है क्रो का है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस सीटेट में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, बट कभी कभार एक आधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर पौगंडावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? हरलॉक का कथन है, मुनरो का कथन है या फिर जेम्स क्लेवर का कथन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह जो कथन है यह मुनरो का कथन है। प्रश्न नंबर 24, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु या फिर सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु या फिर अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु या फिर इन सभी के शिक्षण हेतु? जो समावेशी कक्षा होती है हम उसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करेंगे या फिर जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना। तो यहाँ पे इन सभी के शिक्षण हेतु ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 25, जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा या फिर उपलब्धि परीक्षण द्वारा या फिर निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा या फिर खुली किताब परीक्षा द्वारा। तो जब शिक्षार्थी अपने विशेष परीक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तो हम उसे उपलब्धि परीक्षण द्वारा जांच कर सकते हैं उस दावे की। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।